आज की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। आज राजनीति के क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई जिसमें राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप भी लगा दिया। जिस तरीके के आरोप राधिका खेड़ा ने लगाए वो चिंताजनक है और काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। शेखर सुमन ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आज ये दो बड़े नाम हैं। शेखर सुमन पहले भी कांग्रेस पटना साहिब से चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ हार गए थे। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये दो बड़े नाम हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, वो भी लोकसभा चुनाव के दौरान ही। तो राधिका खेड़ा यदि भारतीय जनता पार्टी में आती हैं और प्रवक्ता भी थी वहां पर, जिस अब एक प्रवक्ताओं की एक लंबी फहरिस्त बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे प्रवक्ता शामिल हुए हैं और कुछ छोटे बड़े नाम भी शामिल हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो लोग जुड़ेंगे। शिवम पांडे हैं, रिपोर्टर हैं हमारे, उनसे हम बात करेंगे कि क्या जानकारी है उनके पास में राधिका खेड़ा को लेकर और शेखर सुमन को लेकर। इसके अलावा एक और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, वो है आरक्षण। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इसको निशाने पर ले लिया। किसी भी चुनावी मंच से अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं तो वो लोकसभा चुनाव में असर जरूर डालेंगी और ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर चुनाव अभियान के दौरान इस तरह ओबीसी कैटेगरी के बारे में और आरक्षण को लेकर कह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस और विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। वो यही नहीं रुक रहे, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को ओबीसी का पूरा आरक्षण दे देना चाहते हैं, वो भी आपका आरक्षण छीनकर। तो ये जो छीनकर शब्द है ये एक सवाल खड़े करता है, ये असुरक्षा की भावना खड़े करता है। तो ये किस तरह की राजनीति है और ये राजनीति की कौन सी कैटेगरी में आती है? जो राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं राजनीति, उनको पता है यदि इस तरह की जब राजनीति होती है तो कौन सी तरह की राजनीति वो कहलाती है। फिलहाल हम बात करेंगे आज मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने की बात या फिर आरक्षण देने की बात, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बाद में अपने बयान से वो पलट गए। वहीं कुछ समय पहले, यानी कि लगभग आज से 4 से 5 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान जारी किया, वीडियो बयान जारी किया, जिसमें वो मुसलमानों को हक देने की बात कर रहे हैं, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और पूरी राजनीति के केंद्र में यानी कि इस वक्त आरक्षण है और मुस्लिम आरक्षण को लेकर ही हर चुनावी मंच से कहा जा रहा है। तो ये जो मुस्लिम आरक्षण है ये कितना प्रभाव डालेगा चुनाव में, वोट किस तरह से शिफ्ट होंगे इधर से उधर और कौन कौन से राज्यों में इसका प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम इस कार्ड का, क्या वाकई ध्रुवीकरण हो रहा है या फिर राजनीतिक जो चिंता है आरक्षण को लेकर। ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता है, उसी 27% के आरक्षण को लेकर यह सारा विवाद शुरू हुआ है। तो कौन क्या कह रहा है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है इस मुस्लिम आरक्षण से, इसी पे हम बातचीत करेंगे आज। और लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है वो उनका वो अब वो मुकर गए अपनी इस बात से। उन्होंने कहा मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन इससे इतना जरूर है कि विपक्ष जो है अब कर्नाटक वाले मामले के बाद से और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जो भी वीडियो जारी किया गया है पुराना, उसके बाद से एक तरीके से बीजेपी के ट्रैप पे फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? और यदि नुकसान की बात करें तो कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान है, इस पर बात करेंगे आज। और राधिका खेड़ा का इस तरीके से आरोप लगा देना राष्ट्रीय और यह कहना कि रात के 1 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया आशीष ने,
इसके अलावा मुझे शराब ऑफर की गई और उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यहां तक वो नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कहा कि राम मंदिर मैं जाना चाहती थी। जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर अयोध्या गई, वहां से लौटकर मैंने अपने घर के दरवाजे पर बाहर गेट पर झंडा लगा दिया। उसके बाद से मेरा विरोध होने लगा और मुझे निशाने पर ले लिया गया। तो अलग अलग तरह की बातें राम मंदिर को लेकर, विरोध को लेकर, झंडे को लेकर, ये सब बातें वहां हो रही हैं। तो दो चीजें हैं। राजीव तिवारी, आज जिस तरीके से राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी हेडक्वार्टर से शेखर सुमन साथ में थे, किस तरह की हलचलें रही और उसके बाद कोई आधिकारिक रूप से बयान दिया है क्या राधिका खेड़ा ने? देखिए अजय, यहाँ पे जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा बात करें यहाँ पर राधिका खेड़े की, तो राधिका खेड़े के साथ साथ उनके कहते हैं जिस तरीके से उन्होंने आज भाजपा के अंदर ज्वाइनिंग की, उसको लेकर अब विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें राम मंदिर को लेकर भी कहीं ना कहीं बयान दिया गया था कि वो राम मंदिर गई थी, उसके बाद में वो अपने घर आई, घर आने के बाद में उन्होंने क्या अपने घरों पे कहते झंडे लगाए थे, इसका विरोध किया गया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो राम मंदिर जाए। इस तरीके के बयान जो है वो वाकई में ही देखने को मिल रहे हैं और इन बयानों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल चलते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करता नजर आ रहा है। चुनाव बीतने हैं, लगातार सत्ता के अंदर आना है, तो सत्ता के अंदर कहीं ना कहीं जो आने की कोशिश है उसको कहीं ना कहीं एक अलग पैमाने पर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो छूटती हुई नजर आ रही है। और खुद कांग्रेस के नेता जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा के अंदर शामिल होते नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है फिर दोबारा से कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जी नहीं, कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है आपको। कितनी कमजोर होगी कांग्रेस ये तो पता चलेगा, लेकिन राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कोई आधिकारिक रूप से बयान दिया है क्या? देखिए यहाँ पर बात करें राधिका खेड़े की, तो राधिका खेड़े की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ज्वाइनिंग की गई है, मगर बड़ा बयान जो है वो अभी तक नहीं दिया गया। ये जरूर कहा गया है कि वो राम मंदिर गई थी तो कहीं ना कहीं उसका विरोध किया गया, वो अपने घर पे आती है तो फिर उसका झंडे लगाए गए हैं। इस तरीके के बयान जो है वो राधिका खेड़े की तरफ से देखने को मिले। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस छोड़कर जिस तरीके से भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू से ही कहीं ना कहीं जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस को वाकई में ही कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से बीच में ही कांग्रेस का दामन छोड़कर कांग्रेस के जो नेता है वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस वाकई में ही कहीं ना कहीं कमजोर होगी। मगर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान जो है राधिका खेड़े को लेकर भी नहीं दिया गया कि उसको कांग्रेस राधिका खेड़ी चली जाती है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। मगर यहाँ पर भाजपा का खेमा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बनती हुई नजर आ सकती हैं। जी, जिस तरीके से राधिका खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है, और इसका बारे में मुझे बाद में पता चला उन्होंने महात्मा गांधी के भजन का भी जिक्र किया, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन कांग्रेस तो राम विरोधी निकली। तो इसका कितना असर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ से वो आती हैं तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में फर्क पड़ेगा या फिर दिल्ली की राजनीति में फर्क देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर बात करें फर्क की, तो फर्क जो है वो बिल्कुल पड़ेगा, चाहे वो राजनीति की क्षेत्र की बात करें या राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बड़े चेहरे जो है कांग्रेस का दामन जो है वो उस समय छोड़ रहे हैं जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान अगर बड़े चेहरे कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ते तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बनेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो थे कहीं ना कहीं अरविंद सिंह लवली, उन्होंने भी दामन छोड़ा। अब ऐसे राधिका की बात करें तो राधिका ने भी दामन छोड़ा है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें वाकई में ही बनती नजर आई है। बेशक वो इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की कोशिशें की जा रही है, मगर वो कोशिश कितनी कारगर हो पाएंगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। क्योंकि जब जनता अपना वोटिंग के आधार पर कहीं ना कहीं वोट करेगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने आएंगे। मगर यहाँ पर भाजपा का खेमा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता छोड़ के जाए भाजपा के अंदर शामिल हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हो, या फिर जिस तरीके से लगातार भाजपा का खेमा जो बढ़ रहा है उससे तो साथ जाहिर है कहीं ना कहीं 2024 की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं उनकी कामयाब होती नजर आ रही है। जी, तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद पर आरोप लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे जो है शराब की पेशकश की थी और रात के 1 बजे मेरा दरवाजा भी खटखटाया,
तो क्या इसको लेकर कोई बयान आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें राधिका खेड़े की, तो जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया कि जिस तरीके से न्याय यात्रा चल रही थी, तब उस समय कहीं ना कहीं शराब के ऑफर की गई थी, दरवाजा खटखटाया था। अभी इसको लेकर कहीं ना कहीं विराम जो है वो लगाया गया है, क्योंकि बड़ा बयान जो देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा बात करें, इस तरीके की जानकारी जरूर मिली थी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राधिका खेड़े की जो बयान जो था वो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ाता हुआ नजर आता, मगर उसको लेकर अभी तक कोई बड़ी कोशिशें जो है जब राधिका खेड़े की बड़ा बयान जो है वो नहीं देखने को मिला। मगर यहाँ पर लगातार सियासत की बात करें तो सियासत के अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल बिल्कुल देखने को मिल रही है, और कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को 2024 के लिए तैयार कर रही थी, वो तैयारी कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके चेहरे यानी तो उनके बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं दामन छोड़कर जब भाजपा के अंदर शामिल हो रहे हैं, तब कहीं ना कहीं मुश्किलें बन रही है। मगर ये मुश्किलें क्या आने वाले दिनों के अंदर और बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अपने अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं कुछ और नेता जो अगर कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं, तब कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बन सकती है कांग्रेस की। मगर कांग्रेस को समझना होगा कि वाकई में ही जो उनके नेता हैं, अगर वो दामन छोड़कर उन पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कमजोरी को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए पहले अपने नेताओं को कहीं ना कहीं अपने संपर्क में रखना होगा, ताकि उनके जो नेता है वो छोड़कर दामन जो है वो नहीं जाए और भाजपा का खेमा जो है वो नहीं ही बढ़ाए। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं सियासत जो है वो वाकई में ही गरमा चुकी है। जी बिल्कुल, सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। शेखर सुमन, अभिनेता शेखर सुमन ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है राधिका खेड़ा के साथ। बलूनी ने जिस तरीके से जो है उनको आज सदस्यता दिलवाई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसकी तस्वीरें हम साझा हुई हैं और मीडिया के अंदर हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक चिंता की बात है कि लोग उनसे टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और राधिका खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो उनमें क्या कितनी सच्चाई है या फिर वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जब आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां अक्सर सुनने के लिए मिलती हैं। फिलहाल अब ये जांच का विषय है, जांच होगी, पता चलेगा कि राधिका खेड़ा ने जो आरोप लगाए उसमें कितनी सच्चाई है। राजीव, और क्या जानकारी है शेखर सुमन को लेकर आपके पास में, और ये जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जो ओबीसी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार हर मंच से कह रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं क्या दिल्ली के अंदर? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर वाकई में कहीं काफी चर्चाएं जो है देखने को मिल रही है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, शेखर सुमन को भाजपा के अंदर ज्वाइन करने को लेकर हो, राधिका के बयान को लेकर हो, तमाम जो उथल पुथल जो है वो दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें शेखर सुमन की, तो शेखर सुमन एक वाकई में ही कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और शेखर सुमन जिस तरीके से आज भाजपा के अंदर शामिल हुए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बिल्कुल बनती नजर रही, क्योंकि पहले वो उनके साथ जुड़े हुए थे और अब भाजपा के अंदर जुड़ चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेमा जरूर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर कांग्रेस का खेमे की बात करें तो कांग्रेस जरूर कमजोर होती नजर आ रही है, मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का खेमा बिल्कुल बढ़ चुका है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो 2024 के लिए जो रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे, वो रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है, और जिस तरीके से कोशिशें की जा रही थी भाजपा के द्वारा के विपक्ष को कमजोर किया जाए, विपक्ष वाकई में ही काफी हद तक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, यदि आप कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो चुनाव में असर पड़ेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, उसमें कितनी सीटें मिलेंगी वो देखते हैं फिलहाल। लेकिन एक बात को और समझना है कि ये जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो कहा जा रहा है कि ओबीसी कैटेगरी में जो शामिल किया गया, उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, बाद में पलट गए लालू प्रसाद यादव। तो ये जो मुसलमानों को आरक्षण देने वाली जो बात हो रही है और जिसको लेकर बीजेपी यानी कि मोदी, देश के प्रधानमंत्री, मंच से कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण ये पार्टियां दे देना चाहती हैं, विपक्ष दे देना चाहता है, आपका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, ये एक विश्लेषण का विषय है। बाकी क्या इसका कितना असर हो रहा है दिल्ली की राजनीति में और कितनी चर्चाएं हैं इसकी, यदि आपसे बातचीत हुई है लोगों ने कहा हो कि हाँ हमारा ओबीसी का जो है अदर बैकवर्ड क्लास का आरक्षण जो है 27% वो मुसलमानों को चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण को लेकर वाकई में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है। ये दूसरा बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, बिल्कुल
वो कहते हैं चुनावी रैलियों के अंदर इस तरीके के बयान दे रही है कि ये जो मुस्लिम आरक्षण जो है वो उनका बढ़ जाएगा, यहाँ पर हिंदुओं का आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पास जाएगा, विपक्ष जो है वो मुस्लिमों की तरफ देखने को मिल रही है और लगातार मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर विवाद जो है वो आरक्षण को लेकर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदुओं का आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की तरफ जाएगा, तो उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, अगर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो वाकई वही कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा नहीं मिलता है, तब कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मगर यहाँ पर कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर चुनावी रैलियों के अंदर इस तरीके के बयान जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। मगर वोट बैंक के आधार पर जनता क्या समझती है, जनता किसको ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी, ये तो जनता के ही ऊपर निर्भर करता है और वो लास्ट मोमेंट पर ही पता लग पाएगा कि जनता क्या चाहती है और किन के मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोटिंग करी और सरकार किसकी बनी, ये तो लास्ट मोमेंट पर ही समझ में आ सकता है। जी लेकिन एक छोटी सी बात समझनी है आपसे, ये आरक्षण का मुद्दा जो है चुनाव के दौरान ही क्यों उभरा, इससे क्या बेनिफिट्स आपको समझ में आ रहे हैं? यदि बीजेपी के नेताओं से आपकी बात हुई हो या कांग्रेस के नेताओं से बात हुई हो, तो क्या आपको फायदा नुकसान वो आपको गिना रहे हैं इससे? देखिए, यहाँ पर बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, दोनों ही अपनी तरफ से वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष बिल्कुल मुस्लिम लोगों को कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करने की क्या कह रही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को वो कैसे आरक्षण दिया जाएगा, ये विपक्ष चाहती है। मगर इस तरीके के बयान से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता क्या समझती है? आम जनता कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से परेशान है, ये विपक्ष की तरफ से भी क्या कहा गया है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती नजर आ रही है, ये जनता भी जानती है, जनता भी चाहती है कि कोई भी सरकार आए वो उसके लिए कार्य करे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। मगर आम जनता की राहत जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ सभी पार्टियां जो है वो चुनाव के समय इस तरीके के बयान दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो कंफ्यूज होकर कहीं ना कहीं उनकी तरफ वोट बैंक करे। मगर अब वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये तो जनता के ऊपर निर्भर होगा, मगर उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं चुनाव के ऊपर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जी तो ये जैसा अभी आपने बताया, हम अपने दर्शकों को बता दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है और मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष लिखित में दे कि संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। सवाल यहां पर यह है कि संविधान भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है, ऐसे में यदि ओबीसी कैटेगरी के अंदर मुसलमानों को धर्म के आधार पर शामिल किया जा रहा है तो इसका विरोध कितना जायज है और कितना सही है, क्यों इस पर राजनीति हो रही है, यही इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो भी लोकसभा चुनाव के दौरान। यदि लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर यह विवाद खड़ा हो रहा है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को, और नुकसान कितना होगा इंडिया गठबंधन को या विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को? अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसके ऊपर नहीं आया है मुस्लिम आरक्षण को लेकर, वो उसको लेकर बचती नजर आ रही है, जबकि पूरी कोशिश हो रही है इसको लेकर। फिलहाल तो ये जो आपके पास में यदि इसको लेकर भी कोई जानकारी हो तो हमें बताएं। बाकी आरक्षण को लेकर यदि हम समझने की कोशिश करें तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है और बाकी जो शहर हैं, राज्य हैं, उनकी वहाँ के जो लोग हैं आरक्षण को लेकर क्या कह रहे हैं कि क्या इससे वाकई भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? आरक्षण को लेकर एक ध्रुवीकरण हो जाएगा क्या ओबीसी का? देखिए, यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के आधार पर क्या जनता क्या समझती है, दूसरा ये कैसे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, दोनों ही तरफ से बयान जरूर देखने को मिल रहे हैं, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं बयान से बचने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर भाजपा की तरफ चला जाता है या फिर कांग्रेस की तरफ आता है तब कहीं ना कहीं इसका फायदा है या नुकसान तो बाद में की बात है। मगर भाजपा भी जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों को अपनी तरफ करना होगा। मगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बयान देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बनती नजर आ रही है। आम जनता की बात करें तो खासतौर पर मुस्लिम लोगों की बात करें, वो कहीं ना कहीं यही चाहती है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुविधाएं दी जाए, चाहे वो ओबीसी के द्वारा हो या फिर कहे
बेरोजगारी दूर करने के द्वारा हो, या फिर कहे आम जनता की सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जा रही हो। सरकारें कोई सी भी हो, सरकारें जब तक जनता के बारे में नहीं सोचेंगी, जब तक जनता जो है वो उनके बारे में नहीं सोचेंगे, और जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो है वो वाकई में ही देखने को मिलते हैं। मगर यहाँ पर बात करें, जब भी चुनाव आते हैं तो नेता जो है वो कहीं ना कहीं जनता के पास जाते हैं और उनके लिए वादे किए जाते हैं, मगर ये वादे कितने कारगर हो पाते हैं ये जनता भी जानती है। मगर यहाँ पर जब चुनावी मैदान उतर चुका है, चुनावी के दौरान कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं या फिर कहें जो रैलियां की जा रही है उसके अंदर इस तरीके का बयान देना, वो भी धर्म के आधार पर, वो कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। और धर्म के आधार पर इस तरीके के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए। ये दोनों ही पार्टियों को पता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, सिर्फ ओबीसी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान जो है वो कहीं ना कहीं नहीं देने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो भी कहीं ना कहीं बयानों को बदलती हुई नजर आ रही है। जी, भाजपा इस बयान को बदलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि कहा, मैं दर्शकों को बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत जो है SC ST जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति के तहत जो है ST घोषित करना संसद की शक्ति में निहित है। मुस्लिम समुदाय को OBC में शामिल करना या ना करना ये अब एक बहस का विषय बन चुका है, और मुसलमानों को आरक्षण कितना मिलना चाहिए या OBC में कितना आरक्षण दिया जा रहा है ये भी एक बहस का विषय बन चुका है। और लोकसभा चुनाव के सियासी अखाड़े के बीच में अब मुसलमानों को आरक्षण है, इसी पर चुनावी रैलियां हो रही हैं, इसी पे जो है अब कटाक्ष हो रहे हैं, इसी को मुद्दा बनाकर अब राजनीति हो रही है। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।